वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ द स्कूल. इट्स योर मैथ्स क्लास 8th. जी, तो प्रीवियस क्लास में हमने 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था. अब देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन. 4,800 men have sufficient food for 20 days at the rate of 1.5 kg per person. Find the number of men for which the same food will be sufficient for 16 days at rate of 1 kg per person. मीन्स अब आपके पास कितने क्वांटिटीज़ हैं? 3 क्वांटिटीज़ हैं. वही आप 4.1 में 3 क्वांटिटीज़ की ही बात कर रहे हैं. कौन कौन सी? एक क्वांटिटी है मैन, ठीक है, नंबर ऑफ मैन. और दूसरी क्वांटिटी है डेज़, ठीक है, नंबर ऑफ डेज़. और तीसरी क्वांटिटी क्या है आपके पास? रेट यानी पर केजी, ठीक है. अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ मैन, ठीक है. आपको जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वो है नंबर ऑफ मैन. तो अब देखिएगा, इसको आपको सबसे आखिर में लिखना है. अच्छा, अब क्योंकि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी, बल्कि आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा दूँगी. सॉल्व आपने खुद करना है, ठीक है. अब देखिएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि 4,800 मैन हैं जिनके लिए 20 डेज़ के लिए कोई फूड जो है सफिशेंट है. अगर वो कितने रेट से इस्तेमाल करें? 1.5 kg पर पर्सन, ठीक है. तो इतना अगर रेट से वो इस्तेमाल करें फूड को, तो वो 20 डेज़ के लिए सफिशेंट है, ठीक है. कितने मैन के लिए? 4,800. अब आपको क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मैन फॉर विच द सेम फूड विल बी सफिशेंट फॉर 16 डेज़. अब आपको क्या नंबर ऑफ यानी कितने आदमी होने चाहिए कि वही फूड, ठीक है, वही फूड जितना फूड है, ठीक है, वो 16 डेज़ के लिए सफिशेंट हो. अगर उसका रेट क्या हो? 1 kg पर पर्सन, ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, देखिएगा, रेट, डेज़ और मैन, ठीक है. अब आपको इसको फिल कैसे करना है? रेट क्या है आपके पास? 1.5 kg रेट पर 20 डेज़ में 4,800 मैन है, ठीक है. 1.5 रेट पर 20 डेज़ में 4,800 मैन है, ठीक है. अब फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड द नंबर ऑफ मैन फॉर विच. अच्छा, नंबर ऑफ मैन आपको फाइंड करने हैं, तो आपने लिखा x, ठीक है. और डेज़ कितने हैं? 16 डेज़ गिवन है आपके पास, अगर वो 16 डेज़ के लिए हो, ठीक है. और रेट क्या दिया हुआ है आपको? 1.0 यानी 1 kg पर पर्सन अगर आपका रेट हो, तो क्या है? 1 kg पर पर्सन अगर रेट है, तो फिर आपको क्या करना है? इसको नंबर ऑफ मैन फाइंड करना है, ठीक है. ये आपका डेटा है. अब देखना है आपको, वही काम करना है. 3 क्वांटिटीज़ हैं, आप एक को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, और 2 में जो है वो आप क्या करेंगे? रेशो फाइंड करेंगे कि रेशो डायरेक्ट है या इन्वर्स है. अब देखिएगा, अगर डेज कांस्टेंट हो तो मेन और रेट में क्या कौन सा प्रोपोर्शन है? कि अगर रेट 1.5 पर kg पर पर्सन है, तो वो कितना आदमियों के लिए सफिशेंट है? 4,800. अगर रेट को कम कर दिया जाए, ठीक है, रेट को कम कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा आदमियों के लिए सफिशेंट होगा, है ना. यानी कि भाई एक बंदा जो है वो अगर 1.5 kg यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर जो है वो रेट जो है वो आप रेट को कम कर दिया जाए कि भाई एक बंदे का रेट जो है 1 kg कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? ज़्यादा आदमियों के लिए वो हो सकता है, ठीक है. तो कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? इन्वर्स प्रोपोर्शन, राइट. सो अब आपने ये तो यहाँ पर एरो हेड का ऊपर मतलब अपवर्ड की तरफ एरो आपने कर दिया था इसमें जो क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है. अब अगर क्योंकि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो आपने क्या, ये जो है एरो होगा वो डाउनवर्ड होगा, राइट. अच्छा, अब इस क्वांटिटी को कांस्टेंट कीजिए और इन दोनों में प्रोपोर्शन देखिए. मैन और डेज़ में 20 डेज़ में 20 डेज़ के लिए जो है वो 4,800 मैन है, ठीक है. यानी 4,800 मैन जो है वो उसी फूड को 20 डेज़ में इस्तेमाल करेंगे. तो अगर डेज़ की तादाद कम कर दी जाए तो क्या होगा? ज़्यादा आदमी वो फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना. यानी 20 डेज़ में अगर इतने आदमी वो उस फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर डेज़ की तादाद कम कर दी जाए, यानी वो कम दिन के लिए हो, तो फिर क्या होगा? ज़्यादा आदमी खा सकते हैं वो, है ना. तो उसमें क्या होगा? इसमें भी जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे? इसका भी एरो जो है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है. अब आपको लिखना आता है इसको कैसे? टेल से स्टार्ट करेंगे हमेशा, याद रखिएगा, टेल से स्टार्ट होगा. 1.5 रेशो 1 प्रोपोर्शन. अब ये वाली क्वांटिटी नहीं, आप ये और ये लिखेंगे पहले, ठीक है. ये आपने लिखा और इस तरफ आपने ये क्वांटिटी लिखनी है. कैसे? टेल से स्टार्ट करेंगे, x रेशो 4,800, ठीक है. अब दूसरी क्वांटिटी आप कैसे लिखेंगे? वही 20 रेशो 16, ठीक है. अब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल है मीन के प्रोडक्ट के. तो एक्सट्रीम क्या है? ये 3 वैल्यूज़ एक्सट्रीम है, 20, 1.5 और 4,800. और आपकी मीन वैल्यूज़ क्या है? 16, 1 एंड x, ठीक है. तो अब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल है मीन के प्रोडक्ट के, वही सेम. तो 1.5 इंटू 20, भले आप इस तरह मल्टीप्लाई करें, इस तरह मल्टीप्लाई करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. 1.5 इंटू 20 इंटू ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, ये इक्वल है मीन के प्रोडक्ट के, 16 इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद क्या? आप इसको सॉल्व कीजिए.
एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ से 16 को रिमूव करना पड़ेगा। 16 को डिवाइड कीजिए, तो आपके पास जब आपने 16 पे यहाँ पर 16 से यहाँ पर डिवाइड किया है तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9000। इट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड 9000 मैन। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्राइस ऑफ अ कारपेट 16 मीटर्स लॉन्ग एंड 6 मीटर्स वाइड इज रेट 6288। व्हाट विल द प्राइस ऑफ 24 मीटर्स लॉन्ग एंड 12 मीटर्स वाइड कारपेट। अच्छा, अब देखिएगा इसमें आपके पास क्या है, इसमें भी आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं। एक क्या है कि कारपेट की आपको लेंथ और विड्थ दी हुई है। इट मीन्स कि एक लेंथ, एक आपकी क्वांटिटी है, एक आपकी विड्थ क्वांटिटी है। ठीक है, और तीसरी क्या है क्वांटिटी आपकी प्राइस। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट विल द प्राइस ऑफ 24 मीटर्स, यानी एक पर्टिकुलर लेंथ और विड्थ की कारपेट की लेंथ और विड्थ के आपको प्राइस बता दिए। अब आपसे पूछा गया है कि अगर 24 एक कारपेट हो जिसकी 24 लेंथ हो और 12 जो है विड्थ हो, तो उस कारपेट की प्राइस क्या होगी। तो अब आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, फाइंड करनी है प्राइस को आखिर में लिखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लेंथ विड्थ और कॉस्ट आपको दी हुई है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट आपको फाइंड करनी है इसलिए आपने राइट पे लिखा, और क्या किया आपने यहाँ पर सबसे पहले अपवर्ड एरो लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वांटिटीज़ लिखने के बाद ये नहीं करना, बल्कि आपने इन क्वांटिटीज़ को लिखने के बाद ये रोज हम मैंने बाद में लगाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर जिसमें एक्स है, जिस क्वांटिटी में एक्स इंक्लूड है उसमें आपने अपवर्ड एरो लगा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने देखा ये एरो किस तरह लगे, ये जो 2 एरोज़ हैं ये किस तरह लगे, ये देखिएगा लेंथ है। ठीक है, लेंथ और कॉस्ट में आप पहले प्रोपोर्शन देखेंगे और फिर विड्थ और कॉस्ट में। तो अब देखिएगा लेंथ और कॉस्ट में अगर 16 लेंथ है तो उसकी कॉस्ट इतनी है। ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज़ कर दी जाए, 24 कर दी जाए, तो क्या होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब देखिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपने क्या, दोनों एरोज जो है वो इससे यही ऐसा ही एरो हो जाएगा, इन दोनों एरोज सेम होंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इन्वर्स में क्या होता है, एक एरो जो है वो डाउनवर्ड होगा। अच्छा, अब विड्थ और कॉस्ट में देखिएगा, विड्थ और कॉस्ट में आपके पास कौन सा प्रोपोर्शन है, अगर 6 विड्थ है तो इसकी प्राइस इतनी है, अगर जो है वो 12 विड्थ यानी अगर विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि आपके पास एरोज जो है वो क्या आ गए, दोनों अपवर्ड आ गए। ये क्या शो कर रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ का, इस क्वांटिटी का भी इसके साथ और इस क्वांटिटी का भी इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, राइट। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे, लेंथ वो जो एरो है उसके टेल से स्टार्ट करेंगे, 24:16। ठीक है, प्रोपोर्शन कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे, ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, प्रोपोर्शन x/6288। मतलब लिखना कैसे है कि जैसे आपने दो उसमें एक प्रोपोर्शन में किया था, ये हम कंपाउंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, जैसे हमने एक प्रोपोर्शन में किया था यानी जिसमें हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ थे, तो आप क्या करते थे, सिंपल ऐसे ही लिखते थे। ये तो नहीं लिखते थे ना, आप ऐसे ही लिखते थे। ठीक है, इसको भूल जाए, ऐसे ही लिखते थे आप। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्योंकि ये दूसरी क्वांटिटी इंक्लूड हुई है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, जो इससे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 12 से स्टार्ट किया, 12 इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 12:6। अब वही एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होगा मीन के प्रोडक्ट के। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है, 12, 24 और 6288। इनका प्रोडक्ट इक्वल हुआ मीन के प्रोडक्ट के। मीन क्या है, 6 × 16 × x। ठीक है, या 6 × 16 करें या 16 × 6 करें, मतलब इन 3 नंबर्स को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आपने मल्टीप्लाई किया, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए आपको x की जो है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से 16 और 6 को रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, दोनों साइड पर डिवाइड किया 16 और 6 है, और फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आंसर आया, 18,864 रुपीज़। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह 4th क्वेश्चन देखिएगा, 10 men कैन असेंबल 200 साइकिल्स इन 8 days। हाउ मैनी साइकिल्स 5 men विल असेंबल इन 16 days। वही है, क्वांटिटीज़ आपके पास 3 है। कौन कौन सी, 10 मैन है यानी क्वांटिटी आपके पास मैन है। ठीक है, साइकिल्स हैं और डेज़ हैं। 3 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास। क्या है कि भाई अगर 10 मैन जो है वो 200 साइकिल्स 8 days में असेंबल करते हैं, तो फिर अगर 5 मैन हो, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि अगर 5 मैन हो तो वो 16 days में कितने साइकिल्स असेंबल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका डेटा कैसे बनेगा। सो ये क्या है, आपके पास क्वांटिटीज़ हैं मैन, डेज़ और साइकिल्स। ठीक है, कहाँ है मैन, डेज़ और साइकिल्स। अच्छा, अब आपके पास क्या गिवन है, 10 मैन है, 200 साइकिल्स हैं 8 days। 10 मैन है 8 days में 200 साइकिल्स। ठीक है, आपको क्वांटिटी कौन सी फाइंड करनी है, साइकिल्स। हाउ मैनी साइकिल्स, है ना, इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सी क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, साइकिल्स। तो आपने ये वाले सबसे राइट साइड पर लिखी। ठीक है, और क्या किया,
राइट साइड पर लिखने के बाद ये क्वांटिटीज़ आपने लिखी है, अभी आपने ये एरोज़ नहीं लगाए हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये अपवर्ड एरो लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने चेक करना है, अब ये एरो कैसे लगे, आपने ये चेक करना है वही कि आप इसमें और इसमें प्रोपोर्शन चेक करेंगे, इसमें और इसमें प्रोपोर्शन चेक करेंगे। तो पहले आप मैन और साइकिल्स में प्रोपोर्शन चेक करें, कैसे कि 10 मैन है 200 साइकिल्स असेंबल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैन की तादाद कम कर दी जाए तो क्या होगा, कम साइकिल्स असेंबल होंगी, है ना। तो कौन सा प्रोपोर्शन है कि एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, इस मैन और साइकिल्स में प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपने इसका भी अपवर्ड एरो कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा डेज़ और साइकिल्स में, अब इसको भूल जाएं, मतलब इसको कांस्टेंट कर दें। तो डेज़ और साइकिल्स में क्या रिलेशन है या क्या प्रोपोर्शन है, 8 डेज़ में 200 साइकिल्स असेंबल हो रही है। अगर डेज़ की तादाद बढ़ा दी जाए तो फिर साइकिल्स कितनी असेंबल होंगी, ज़ाहिर है ज़्यादा ही साइकिल्स असेंबल होंगी। तो अब इसमें भी क्या है कि अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से आपने ये एरो भी अपवर्ड लगा दिया, राइट। अब इसी तरह आप लिखेंगे कैसे, वही टेल से स्टार्ट करेंगे एरो की। हमेशा जब आपने एरोज़ लगा दिए तो अब आपके मिस्टेक के चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा टेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेल से 5:10 प्रोपोर्शन, इसको भूल जाइए, ठीक है। पहले आप जो फर्स्ट लाइन जो आप फिल करेंगे कैसे करेंगे, 5:10 और फिर यहाँ से टेल से स्टार्ट होगा x:200, ठीक है। ये हो गया, ये आपने नहीं लिखा। फिर इसके बाद ये जो क्वांटिटी है आप इसके नीचे लिखेंगे कैसे, 16:8, ठीक है। अब वही एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होगा मीन के प्रोडक्ट के। एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं 16, 5 और 200, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए। 65 × 16 × 200 इज़ इक्वल टू मीन वैल्यूज़ क्या है, 8 × 10 × x, ये हो गया, ठीक है। अब आपको x फाइंड करना है तो आपको यहाँ से 8 और 10 को रिमूव करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू रिमूव 8 एंड 10 यू हैव टू डिवाइड विद 8 एंड 10, ठीक है। तो आपने डिवाइड किया, जब आपने यहाँ डिवाइड किया तो आपको यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू 200 साइकिल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर चुकी हूँ। 5, 6, 7, 8 और 9 आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे जिस तरह से ये जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 14 persons वर्किंग 5 hours डेली कैन कम्प्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 days. हाउ मैनी आवर्स पर डे आर नीडेड टू कम्प्लीट द रेस्ट वर्क इन 4 days बाय 35 persons. अच्छा, अब देखिएगा 14 पर्सनस हैं, ठीक है, जो कि 5 hours डेली काम करते हैं, ठीक है, और काम का 1/3 पार्ट कंप्लीट करते हैं 8 days में, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि 14 पर्सनस हैं, 5 hours डेली काम करते हैं और वो काम जो काम कर रहे हैं उसका 1/3 पार्ट, यानी उस काम के 3 हिस्से कर दिए जाएँ तो उसका 1 पार्ट, ठीक है, कंप्लीट करते हैं 8 days में। हाउ मैनी आवर्स पर डे आर नीडेड, इट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द आवर्स पर डे, ठीक है, आर नीडेड टू कम्प्लीट द रेस्ट वर्क इन 4 days बाय 35%। यानी वो जो है वो कितने आवर्स पर डे काम करें कि जो बाकी का काम है, यानी 1/3 तो काम हो गया 8 days में और जो बाकी काम है वो 4 days में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 4 days में कंप्लीट हो जाए और 35% अगर लगा दिए जाएँ, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आवर्स। आपके पास क्वांटिटीज़ क्या हैं, पर्सन है, आवर्स हैं, ठीक है, आवर्स आपके पास हैं, और तीसरा क्या है, डेज़, ठीक है। 3 क्वांटिटीज़ हैं। डेटा कैसे बनेगा इसका, अच्छा 1 मिनट, पर्सनस हैं, ठीक है, आवर्स हैं और वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, पर्सनस, वर्क, डेज एंड आवर्स, ठीक है, 4 क्वांटिटीज़ हैं। अब देखिएगा 4 क्वांटिटीज़ में बिल्कुल सेम वही है, क्योंकि ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है। कंपाउंड प्रोपोर्शन आप कर चुके हैं, चाहे वो 3 क्वांटिटीज़ का हो या 4 क्वांटिटीज़ का हो या फिर मोर देन 4 क्वांटिटीज़ का हो। आपको जब एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन की कितनी भी क्वांटिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिएगा आपको फाइंड करना है आवर्स, ठीक है। आवर्स पर डे आपने यहाँ, क्योंकि लास्ट में आवर्स फाइंड करने तो आपने लास्ट में लिखना है, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी क्वांटिटीज़ आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप डेज इधर लिखते हैं, वर्क इधर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा है पर्सनस, वर्क, डेज और आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब पहला क्या है, 14 पर्सनस हैं, ठीक है, 5 hours डेली काम करते हैं, ठीक है, और कितने डेज़ में कंप्लीट किया है, 8 days में उन्होंने काम कंप्लीट किया है, और कितना काम कंप्लीट किया है, 1/3, ठीक है, कितना काम कंप्लीट किया है, 1/3। अब फाइंड क्या करना है आपको, आवर्स फाइंड करने हैं, एक्स, ठीक है, और नीड टू कंप्लीट द रेस्ट वर्क। अच्छा, अब रेस्ट वर्क यानी आपके पास जो 1/3 काम का 1/3 पार्ट कंप्लीट हो गया तो बाकी कितना बचा, है ना। अगर आप 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, जो काम है वो बाकी जो काम बचा है वो आपको आ जाएगा आपके पास क्या, 1 - 1/3, यानी 1/3 पार्ट जो है वो आप माइनस कर दें, राइट।
सो 1 माइनस 1/3 क्या होगा, 2/3, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाकी जो आपका काम रह गया है वो क्या है, 2/3 है। और पर्सन्स कितने लगा दिए हैं आप, 35 पर्सन्स, ठीक है। और आप कंप्लीट कितने डेज़ में करना है, 4 डेज़ में। तो कितने आवर्स पर डे उनको काम करना पड़ेगा कि ये जो बाकी काम का जो बकिया हिस्सा है वो 35 पर्सन्स के थ्रू 4 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, वही आपने इसका अपवर्ड एरो लगाना है, ठीक है, इस क्वांटिटी का। अब ये एरोज अभी आपके पास नहीं है, अब आपको ये लगाने हैं, ये देखिएगा कैसे लगे हैं। आपने वही करना है, इस क्वांटिटी को भी इससे प्रोपोर्शन आपने चेक करना है, इस क्वांटिटी का भी इसी से प्रोपोर्शन चेक करना है, इस क्वांटिटी का भी इससे प्रोपोर्शन चेक करना है, ठीक है। कैसे, पर्सन और आवर्स में अगर हम रिलेशन देखें या प्रोपोर्शन देखें तो वो क्या है, 14 पर्सन जो है वो 5 आवर्स में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 5 अगर 14 पर्सन हैं तो 5 आवर्स पर डे काम करेंगे, है ना। अगर 35 यानी पर्सन्स की तादाद बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, वही काम जब अगर ये इन दोनों क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वही काम जो है वो क्या होगा, अगर पर्सन्स की तादाद बढ़ा दी जाएगी तो जाहिर है कि आवर्स की तादाद कम हो सकती है ना। यानी आर यू गेटिंग, कि पर्सन्स की अगर तादाद 14 है, ठीक है, तो 5 आवर्स में 5 आवर्स पर डे वो काम कर रहे हैं, सही। अगर पर्सन्स की तादाद, इन दोनों चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है। अगर पर्सन्स की तादाद बढ़ा दी जाए तो फिर आवर्स क्या होगा, उनको कम आवर्स भी काम करेंगे तो वो काम उतना ही टाइम में, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो वो काम हो जाएगा उतने ही टाइम में, है ना। तो ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन की वजह से आपने क्या लगाया, एरो डाउनवर्ड लगाया, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब वर्क और आवर्स में आपने रिलेशन देखना है, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब क्या है, 1/3 यानी 1/3 जो पार्ट है वर्क का वो 5 आवर्स पर डे में हो रहा है, ठीक है। अगर काम बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ये 1/3 कम है, 2/3 ज़्यादा है, 2/3 यानी काम को बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा, ज़्यादा डे मतलब पर डे जो है वो ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा, है ना। यानी काम बढ़ा है तो आवर्स भी बढ़ रहे हैं। तो क्या ये कौन सी, इसमें जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, इस वजह से आपने अपवर्ड एरो लगाया, ठीक है। अच्छा, अब डेज़ और आवर्स में देखिएगा, डेज़ और आवर्स में क्या है, आपके पास 8 डेज़ में 5 आवर्स पर डे काम हो रहा है। अगर डेज़ की तादाद को कम कर दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा, आवर्स की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यानी अगर वही काम जो 8 दिन में इस तरह से हो रहा है कि 5 आवर्स पर डे काम करना पड़ा है, अगर डेज़ को कम कर दिया जाए कि आपको कहा जाए कि भाई 4 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पर डे जो है वो ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होने की वजह से आपने डाउनवर्ड एरो लगाया, ठीक है। अब आपको इससे आगे सॉल्व करना आता है, एक दफ़ा मैं दिखा देती हूँ कि आपका प्रोपोर्शन स्टार्ट कैसे होगा, 14:35, ठीक है। प्रोपोर्शन ये वाली क्वांटिटी होगी, कहाँ से होगी, 10 से स्टार्ट होगी, x/5, ठीक है। अब दूसरी क्वांटिटी क्या है आपके पास, वर्क है। वर्क की देखिएगा, अब दूसरी क्वांटिटी आप इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। एक साइड पे आपने ये क्वांटिटी लिखी थी, कैसे दिखा देती हूँ मैं एक दफ़ा, ठीक है, ये आपने लिख दी थी। अब दूसरी क्वांटिटी जो वर्क की थी वो 10 से स्टार्ट होगी, 2/3 रेशो 1/3। और जो तीसरी क्वांटिटी है 8/4, वो कौन सी है, डेज़ की है, वो उसका जो 10 से स्टार्ट करेंगे 8/4, ठीक है। तो ये आपने इसके नीचे क्वांटिटी लिखी। अब आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 8, 2/3, 14 एंड 5, ठीक है। ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये सारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब चाहें तो उसको जो है वो सर्किल वगैरह बना लीजिए इस पर, ठीक है। और ये जो है आपकी मीन वैल्यूज़ हैं। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा मीन के प्रोडक्ट के, चाहे वो कंपाउंड प्रोपोर्शन है या फिर सिंपल प्रोपोर्शन है। तब आपके पास 4 क्वांटिटीज़ का प्रोपोर्शन है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर आपने एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या है वो इक्वल आया है मीन के प्रोडक्ट के। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको सिम्प्लिफिकेशन आती है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। इस क्वांटिटी को, इन नंबर्स को यहाँ से रिमूव करना है। क्या करेंगे, 4 और 35 से आप डिवाइड करेंगे और 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 और 35 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वही काम आपने यहाँ करना है। यहाँ करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा सिम्प्लिफिकेशन के बाद, ये सिम्प्लिफिकेशन आपको आती है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो क्या होगा, x = 8 आवर्स पर डे, ठीक है। यानी अब जो वर्क है आपका वो क्या है, 8 आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा अगर आपका रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी है तो, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी जो है वो देख लीजिएगा आप, और ये काम कंप्लीट करके मुझे चेक करने के लिए कॉपीज सेंड कर दीजिएगा। दैट्स इट।